हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। इसके अंदर हम मेनली फीमेल गैमेटोफाइट्स की बात करेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट हम किसे कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक को। हमने पिछले लेक्चर नंबर 5 में देखा है। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसका लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा है कि किस तरीके से जो ओव्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, और ओव्यूल के अंदर जो मेनली सिंगल एम्ब्रियोसेक पाया जाता है। ओव्यूल के अंदर मेनली सिंगल एम्ब्रियोसेक पाया जाता है, और ये एम्ब्रियोसेक जो होता है मेनली किसकी वजह से बनता है? मियोसिस के कारण बनता है। एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन जो होता है वो मियोसिस से होता है। ये हमने देखा है। क्लियर? तो अब इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने जिस तरह से देखी थी, वैसे ही जो मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, किस तरह से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर किस तरह से रिडक्शनल डिवीजन होता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। हमने वहाँ पर देखा था जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने देखी थी, तो वहाँ पर देखा था कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है उसके अंदर जब माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जब मियोसिस होती है तो वहाँ पर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन होता था, यानी कि 4 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता था, जिसे हम पोलन ग्रेन कहते थे। तो वहाँ पर 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता था एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, और 4 के 4 पोलन ग्रेन्स जो होते थे वो क्या होते थे? फंक्शनल पोलन ग्रेन्स होते थे। वहाँ पर सारे के सारे गैमेट्स जो होते थे वो फंक्शनल होते थे। ये हमने देखा। बट यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर तो जो मेगास्पोरोजेनेसिस होगी, यहाँ पर देखेंगे हम जो मेगास्पोरोजेनेसिस है, हम मेगास्पोरोजेनेसिस क्यों कह रहे हैं? जेनेसिस का मतलब होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन होना। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन होना मेनली गैमेट्स का। और मेगा स्पोर का मतलब क्या हुआ? जो गैमेट्स, ऐसे गैमेट्स जो बड़े हैं। मेगा स्पोर यानी कि ऐसे गैमेट्स जो बड़े हैं, वहां पर हमने नाम क्या दिया था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि जो ऐसे स्पोर थे जो कैसे थे? छोटे छोटे स्पोर्स थे। अब देखिए यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गैमेट्स का जिन फॉर्मेशन होगा वो गैमेट्स कैसे होंगे? बड़े होंगे। यहाँ पे मेगास्पोर होंगे और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। तो देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर भी 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर भी क्या होगा? जब मियोसिस होगी मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, जब मियोसिस होगी तो यहाँ पर भी 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पर ये होगा कि जो गैमेट्स होंगे इनमें से केवल 1 फंक्शनल मेगास्पोर होगा। फंक्शनल मेगास्पोर केवल 1 होगा, और 3 मेगास्पोर जो होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे। फंक्शनल मेगास्पोर केवल 1 होगा, 3 मेगास्पोर यहाँ पर डीजनरेट हो जाएंगे। केवल एक ही मेगास्पोर क्या होगा? फंक्शनल मेगास्पोर होगा, वही आगे जाके ग्रोथ करेगा। ये आपको ध्यान देना है। इसी को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये ध्यान देना है हमें। तो अब समझिए, ये हमने मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करी। अब हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट किसे हम कहते हैं? एम्ब्रियोसेक को फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। एम्ब्रियोसेक जो होता है फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर, उसे फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। और एम्ब्रियोसेक की लोकेशन क्या होती है? अगर आपने लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा हो तो उसको सबसे पहले देखें, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर चीज़ें समझ में आए अच्छे से। तो पहले आपको क्या करना है? लेक्चर नंबर 5 जाके देखना है, अगर आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो समझिए, एक ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है? सेंटर में
एक एम्ब्रियो सेक पाया जाता है जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और उसके आउटर साइड एक मास पाया जाता है सेल का जो उसे न्यूट्रिशन देने का काम करता है, जिसे न्यूसेलस कहते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि जो मेगा स्पोरोजेनेसिस से 4 मेगा स्पोर बने हैं, उनमें से जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वो केवल एक होता है। फंक्शनल मेगा स्पोर जो होता है वो केवल एक होता है। अब देखिए, ये हमारे यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल का ही डायग्राम दे रखा है, ऊपर वाला जो एनसीईआरटी में बना रखा है। ये मेगा स्पोर मदर सेल है स्टार्टिंग की, ये मेगा स्पोर मदर सेल है सिंगल। इससे फिर क्या बनेगा, मेगा स्पोर डायाड बनेगा, इससे मेगा स्पोर डायाड बनेगा। ये देखिए बाहर न्यूसेलस भी डेवलप हो रहा है। अब ये न्यूसेलस बाहर दिख रहा है आपको, ये माइक्रोपाइलर एंड है। माइक्रोपाइल एंड और चलाजा एंड दो होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये न्यूसेलस बाहर साइड होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ये जो डेवलपिंग मेगा स्पोर है इनको न्यूट्रिशन देने का काम न्यूसेलस करता है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, ये मेगा स्पोर डायाड बना, यहाँ पर मेगा स्पोर टेट्राड बन चुका है, यानी कि 4 मेगा स्पोर डेवलप हो गए हैं। कितने, 4 मेगा स्पोर डेवलप हो गए हैं। इनमें से केवल एक मेगा स्पोर जो होगा वो फंक्शनल होगा, जबकि 3 जो होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे। ये अच्छे से याद रख लेना है कि जो 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है उनमें से 3 मेगा स्पोर जो होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे, वो किसी काम के नहीं होंगे। केवल एक मेगा स्पोर जो होगा वो ही फंक्शनल मेगा स्पोर होगा। क्लियर। और वो जो फंक्शनल मेगा स्पोर होगा वो किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। फंक्शनल मेगा स्पोर जो होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट किसे हम कहते हैं, एम्ब्रियो सेक को। क्लियर। जो फंक्शनल मेगा स्पोर होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फीमेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं, एम्ब्रियो सेक को कहते हैं। ये ध्यान देना है बेटा अच्छे से। अब देखिए, समझने की कोशिश करना। अब हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पर मेगा स्पोर केवल एक बन रहा है। मेगा स्पोर कितने बनेंगे, वहाँ पे फाइनल मेगा स्पोर, यानी कि केवल एक मेगा स्पोर से ही एक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम इस डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ये अच्छे से ध्यान देना है बेटा। इसे हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि ये केवल एक मेगा स्पोर, एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर से जनरली सिंगल एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसे क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होता है उसमें न्यूक्लियस का डेवलपमेंट कैसे होगा, किस तरह से प्रोसेस होगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है। सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना है, यहाँ पर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस होती है। तो यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है, ये चीज़ नोट कर लेनी है कि यहाँ पर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी कि माइटोसिस होती है। और माइटोसिस कैसी होती है, सेक्वेंशियल माइटोसिस होती है। कैसी माइटोसिस होती है, सेक्वेंशियल माइटोसिस होती है। यानी कि स्टार्टिंग में को कैसा होगा, सबसे पहले 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले 2 न्यूक्लियस का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, और दोनों के दोनों न्यूक्लियस जो होंगे वो अपोजिट पोल्स पर होंगे। सबसे पहले जो माइटोसिस हो रही है, सेक्वेंशियल माइटोसिस, उससे 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा और दोनों के दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल्स पर होंगे। ये बात अच्छे से नोट कर लेनी है कि दोनों के दोनों न्यूक्लियस जो होंगे वो कैसे होंगे, अपोजिट पोल्स पर होंगे। ठीक। और यहाँ पर ये ध्यान देना है अच्छे से
कि जैसे ही माइटोसिस होती है तो माइटोसिस के इमीडिएटली सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पर, तो इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद में इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, यानी कि फिर बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए इमिडिएटली कहीं पर भी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इमिडिएटली स्टार्टिंग में क्या बनेगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद में लास्ट में सेल डिवीजन यानी कि साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एक सीक्वेंशियल डिवीजन हुआ। पहला डिवीजन हुआ तो उसमें क्या होगा, दो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन होगा और दोनों न्यूक्लियस कैसे होंगे, अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे। उसके बाद में 2 मोर सीक्वेंशियल डिवीजन होंगे तो उससे क्या होगा, 2 से 4 बने, 2 से क्या बनेगा, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। चारों न्यूक्लियस क्या होंगे, अपोजिट पोल्स पर। 4 से क्या बनेंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। 4 से क्या बनेंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे और 4 अपोजिट पोल्स पर हो जाएंगे। क्लियर। अब यहां पर ध्यान देना है कि जैसे ही 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद में यहां पर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना है यहां पर। आफ्टर 8 nucleus is formed, then cell wall formation occur। तो ये आपको नोट कर लेना है कि जब 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद में ही सेल वॉल का डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस उसके बाद में ही होगी। क्लियर। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन उसके बाद में होगा और इस तरीके से हमारा कंप्लीट एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से हमारा कंप्लीट एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होगा। और देखिए इस तरह की सेल फिर बनेंगी, इस तरह की सेल्स का फिर फॉर्मेशन होगा, इस तरह की सेल्स का फिर फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है, इस डायग्राम के अंदर लेबलिंग और हम कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे ये हमें दे रखा है, ये एग है, ये सिनर्जिड्स दे रखी है हमें, ये सिनर्जिड दे रखी है और ये फिलिफॉर्म एपरेटस दे रखा है। ये सिनर्जिड है और यहाँ पर ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। और ये वाला एंड जो होता है वो चलाजा एंड होता है, तो ये वाला एंड जो होगा वो कौन सा होगा, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक, तो समझने की कोशिश करिए। ये जो हमारा फाइनल एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन हुआ है ये कैसा है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस वाला है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। अच्छे से याद रख लेना, इसके अंदर 7 तो सेल्स होती है, 7 सेल होती है, बट न्यूक्लियस इन 7 सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं। समझना, ये जो चलाजा एंड होता है, जो चलाजा एंड है, इसके तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, इसकी तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स होती है और तीनों एंटीपोडल सेल्स में एक एक न्यूक्लियस होता है। क्लियर। वैसे ही जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी 3 सेल होती है, 2 सिनर्जिड सेल होती है, 2 सिनर्जिड सेल होती है और एक एग न्यूक्लियस या एक एग सेल होती है। तो इधर भी 3 सेल होती है, 2 जो सिनर्जिड सेल होती है और एक एग सेल होती है। बट सेंटर में, यहाँ पर सेंटर में याद ध्यान देना है आपको कि सेंटर में जो होता है केवल एक सिंगल सेल होती है जिसे सेंटर सेल कहते हैं।
एक सिंगल सेल होती है जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं, और उस सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियई होते हैं। एक सेंट्रल सेल जो आपकी सेल है उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियई होते हैं। तो 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लियस है। अच्छे से ध्यान देना है, 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लियस होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है यहाँ पर। क्लियर? और लिख लीजिए इन सब चीज़ों को। देखिए पहले तो सेल का देख लीजिए, 3 एंटीपोडल सेल, और ये भी ध्यान देना है कि एंटीपोडल सेल किस एंड पर पाई जाती है, चलाजा एंड पे। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एंटीपोडल सेल किस एंड पर सिचुएटेड होती है, तो चलाजा एंड पर एंटीपोडल सेल होती है, और सिनर्जिड सेल जो होती है, सिनर्जिड और एक सेल, वो माइक्रोपाइलर एंड पर सिचुएटेड होती है। ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, और नीट के अंदर कंफ्यूज करने के लिए ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन इसी तरह के दिए जाते हैं। तो एंटीपोडल सेल 3 होती है, उसके बाद में 3 एंटीपोडल सेल्स के बाद में आपको ध्यान देना है 2 सिनर्जिड सेल, प्लस 1 एग सेल, प्लस 1 सेंट्रल सेल। तो अगर हम सारी सेल को ऐड कर देते हैं तो हमारे टोटल 7 सेल बनती है। तो हमारी सेल कितनी है, टोटल 7 सेल है। और अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस कितने होंगे समझना। 3 एंटीपोडल सेल्स के अंदर कितने न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लियस है। देखिए 3 एंटीपोडल सेल्स के अंदर 3 न्यूक्लियस है। क्लियर? 2 सिनर्जिड सेल जो है हमारी, ये 2 सिनर्जिड सेल है, इनके अंदर भी 2 न्यूक्लियस है, तो इनके अंदर भी 2 न्यूक्लियस है। एक एग सेल जो है इसके अंदर भी 1 न्यूक्लियस है। बट जो सेंट्रल सेल होती हैं, ये देखिए ये सेंट्रल सेल है हमारी, ये सेंट्रल सेल है हमारी। इस सेंट्रल सेल, लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियई होते हैं। तो इस लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियई है। क्लियर? यानी कि न्यूक्लियस कितने हो गए टोटल, 8 न्यूक्लियस। 7 सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं, ये इस तरह से आपको अच्छे से समझना है। क्लियर? और यही क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। आप इसके बाद में जो भी एनसीईआरटी की एक एक लाइन अगर पढ़ेंगे तो एक एक लाइन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी कि क्या किस लाइन के अंदर लिखा हुआ है। डायग्राम भी आप देखेंगे, डायग्राम भी आपको 100% समझ में आ जाएगा, और एनसीईआरटी की लाइनें जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो भी 100% समझ में आ जाएगी। एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी एनसीईआरटी की। क्लियर? तो इस लेक्चर के अंदर हमने लेक्चर नंबर 6 में फीमेल गैमेटोफाइट को और मेगास्पोरोजेनेसिस को क्लियर देखा है, डिटेल में देखा है। अब जब हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा तो उसके अंदर हम इससे आगे पोलिनेशन टॉपिक को देखेंगे। तो आपको पसंद आया होगा वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि किस तरह कि क्या क्या आपको समझ में नहीं आया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिले। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।